हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटनरी विजडम में। हाल फिलहाल के महीनों में वायरल का जो प्रकोप देखने को मिला है, ऐसा जानकारों का कहना है, मुझे तो 10-12 साल ही हुए हैं काम करते हुए, लेकिन और लोग ये बताते हैं कि पिछले 15-20 सालों में इस टाइप का वायरल आउटब्रेक नहीं देखा गया। एक अजीब सी सिचुएशन है। ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि फ्लॉक में इतनी ज़्यादा मॉर्टलिटी क्यों हो रही है। एक वजह ये भी है कि जिस तरीके से पोल्ट्री में गहनता आती जा रही है, एक बहुत बड़े बड़े फ्लॉक्स पाले जा रहे हैं, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार एक ही फार्म में पाले जा रहे हैं। ये अभी हाल फिलहाल से 2-4 सालों से ही ये प्रक्रिया शुरू हुई है। एपिडेमियोलॉजी के जो सिद्धांत हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनमें ये बात साफ तौर पे लिखी हुई है और कॉमन सेंस भी यही कहती है कि जब सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो बीमारी को फैलने के लिए, बीमारी को एक तरीके से जो बीमारी करने वाले एजेंट्स होते हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, उन्हें भी रिप्रोड्यूस करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है। आपने कोविड में देखा कि किस तरीके से ये कहा गया कि 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी। सबको ये कहा गया कि एक दूसरे से दूर रहिए, गले मत मिलिए, डिस्टेंस बना के रखिए, मेंटेन डिस्टेंस। तो इसका मकसद ये था कि आप जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो वायरस को आप में एक से दूसरे के अंदर जाने का मौका मिलेगा, और जब वो एक से दूसरे के अंदर जाएगा तो प्रभावी रूप से वायरस इवॉल्व होगा, और इवॉल्व जब होगा, वो अपने आप को डेवलप करेगा, तो ज़्यादा घातक स्ट्रेन्स बन के सामने आ सकती हैं। क्योंकि दूसरा आउटब्रेक जब आपने देखा कि पहला 2020 में आया, फिर 2021 में आया, तो 2021 वाला ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि उसमें लोगों ने वो 2 गज की दूरी और ये सब चीज़ें जो पहले प्रिकॉशंस ली जा रही थी, वो नहीं ली गई। तो वायरस ने एकदम से अपना रूप बदला, उसे सब्जेक्ट्स ज़्यादा मिले, होस्ट ज़्यादा मिले, और वो तेज़ी के साथ फैला और उसने इवॉल्व भी किया। तो नए नए वायरस इस वजह से भी इवॉल्व हो रहे हैं कि जब से ये ईसी शेड्स का कंसेप्ट आया है, आ, तो वायरसेस को, इन्फेक्शंस को बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो मिलने लगी है। सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, और जो कि नए नए वायरस के प्रारूप, नए नए स्ट्रेन्स इवॉल्व करने के लिए बहुत ही एक अच्छा मीडियम इन्फेक्शंस के लिए, बीमारियों के लिए बन गया। खैर, ये एक दूसरा टॉपिक है और बहस का मुद्दा है ये, लेकिन ये एक फैक्टर है ज़रूर। दूसरी बात यह है कि एक के बाद एक फ्लॉक डाले जाते हैं, ठीक से सफाई नहीं की जाती है, पता भी नहीं होता है फार्मर्स को कि सफाई कैसे करनी है। उन्हें तो जो भी अपने मन से नज़र आता है या दिखता है, वो सफाई उससे कर लेते हैं। बायोसिक्योरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो ये सब बातें, अगर इनका लबो-लुबाब देखा जाए, तो यही हमें नज़र आता है कि हम एक ऐसे दौर में पोल्ट्री में पहुंच चुके हैं जहां पर पोल्ट्री को सरवाइव कराना मार्केट के तौर से भी, और फिर बीमारियों से बच के बर्ड को उस स्टेज तक ले जाना बहुत चैलेंजिंग हो गया है। तो बहुत सारे फार्मर्स जो इंडिपेंडेंट फार्मिंग करते हैं, वो तो फिर भी बहुत हद तक इन चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इंटीग्रेशन में हैं, वो उनके पास जो भी सप्लाई आ रही है, वो उसी पे काम करने के लिए बाध्य होते हैं। तो इसी में एक बीमारी आती है, रानीखेत डिजीज़। रानीखेत डिजीज़ के ऊपर यूट्यूब पर छोटी बड़ी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। उनके अंदर क्या कंटेंट रहता है, कैसा रहता है, ये तो मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखी नहीं है कोई ज़्यादा वीडियोस। लेकिन जैसा फार्मर्स बताते हैं कि सर आप रानीखेत के ऊपर वीडियो बनाइए, तो रानीखेत के ऊपर वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका वैक्सीनेशन है। देखिए, प्रैक्टिकली जो हम बात करें अगर, तो वैक्सीनेशन किस तरीके से होना चाहिए, कौन सी वैक्सीन्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, और वो वैक्सीन करती क्या हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि ये हम रानीखेत को पहचानने की कोशिश करें, ये होती कैसे है। इसके लिए तो बहुत आपको लिटरेचर मिल ही जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली हम अगर देखें तो रानीखेत का वैक्सीनेशन आज भी एक कन्फ्यूज़न वाला मुद्दा रहता है। फार्मर इसमें भ्रमित रहता है, उसे पता नहीं होता है कौन सी वैक्सीन कब करनी चाहिए। कुछ लोग तो इस कन्फ्यूज़न में वैक्सीन ही नहीं करते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एडवोकेट करता हूँ, आप सब लोगों को कहता हूँ कि रानीखेत के वैक्सीनेशन के बिना
वैक्सीन लगाए बिना फार्मिंग मत करिए, चाहे छोटी फार्मिंग कर रहे हैं, बड़ी फार्मिंग कर रहे हैं, बिना इस वायरस की वैक्सीन के फार्मिंग मत करिए। तो ये होती कैसे है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो रानीखेत का जो वायरस है वो 5 टाइप की बीमारी करता है। वो होता भी 5 टाइप का है। वैसे तो मैं आगे अभी बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन क्योंकि शुरुआत बीमारी से हो रही है, तो एक तो एसिम्टोमेटिक एंटेरिक वायरस होता है जिसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरा लेंटोजेनिक या रेस्पिरेटरी फॉर्म होती है रानीखेत की बीमारी की, या एनडीबी जिसे कहा जाता है। ये एक मामूली सा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है जिसमें खरखराहट वगैरह की दिक्कत देखने को मिलती है। इसके बाद मीजोजेनिक स्ट्रेन आती है। ये लेंटोजेनिक से ज़्यादा थोड़ी मतलब खतरनाक होती है, मॉडरेट टाइप की स्ट्रेन होती है, और इसमें रेस्पिरेटरी साइंस बहुत बढ़ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खरखराहट, बलगम और वो सब देखने को मिलता है। साथ साथ इसमें कुछ बर्ड्स के अंदर नर्वस साइंस भी देखने को मिलते हैं कि गर्दन टेढ़ी होना और पंखों में पैरालिसिस, पैरों में पैरालिसिस, ये सब चीज़ें भी देखने को इसमें मिलती हैं। फिर न्यूरोट्रॉपिक स्ट्रेन्स आती हैं। न्यूरोट्रॉपिक स्ट्रेन मीजोजेनिक की तरह ही रेस्पिरेटरी सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं। सांस लेने की जो प्रणाली होती है उसमें दिक्कत देखने को मिलती है, खरखराहट काफ़ी बढ़ जाती है, मोर्टलिटी बहुत होती है, और नर्वस साइंस इसमें और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और मोर्टिलिटी न्यूरोट्रॉपिक में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर विसरोट्रॉपिक वेलोजेनिक आती है जिसे वीवीएनडी कहा जाता है। वीवीएनडी में जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन होती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ख्म देखने को मिलते हैं, और यही एक वजह होती है कि जिससे मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा रानीखेत में हो जाती है। 2-2 3-3 दिन के अंदर पूरे पूरे फ्लॉक साफ़ हो जाते हैं। मतलब अब तो 15-15 हज़ार के फ्लॉक पलने लगे हैं इसी शेड्स के अंदर, और जैसा फार्मर्स बताते हैं 1-1 हज़ार, 1500-1500 की मोर्टलिटी होती है एक ही दिन में, जिसमें सुपरवाइज़र या जो भी कोई, या इवन प्राइवेट फार्म्स में भी आकर लोग कहते हैं कि अब मतलब उनका ढेर लगा देते हैं मोर्टलिटी का। तो इस बात को देखते हुए हम आगे अब वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया है नेक्साम्यून ने, जो कि एक मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र इम्यून बूस्टर है। इसके काम करने का तरीका बहुत अच्छा है बाकी इम्यून बूस्टर्स के, ये जो बाकी इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट्स मिलते हैं। देखिए, जो इम्यूनिटी होती है, क्योंकि ये इसी वीडियो का ही पार्ट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे आप अच्छे से देखिए। तो प्रोऑक्सीडेंट्स होते हैं कुछ। प्रोऑक्सीडेंट्स का मतलब है कि ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जो इन्फ्लेमेशन में, जब बीमारी होती है, इन्फ्लेमेशन होती है या स्ट्रेस होती है, तब ऑक्सीडेंट्स बनते हैं। टॉक्सिसिटी वगैरह आती है, फीड अच्छी क्वालिटी का नहीं है, हीट स्ट्रेस है, कोल्ड स्ट्रेस है, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, अमोनिया है, टेम्परेचर ठीक मेंटेन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करती हैं जो प्रोऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, मतलब ये मेम्ब्रेन को आके डैमेज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है वो हमारी इम्यून सेल्स की होती है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती हैं। वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस इस वजह से होती हैं क्योंकि इम्यून सेल्स को बाहरी बैक्टीरिया, वायरस या जो भी चीज़ें मतलब बॉडी के अंदर एंटर कर रही हैं, उनसे बॉडी को बचाना होता है, तो उन्हें इम्यून सेल्स खा लेती हैं और ऑक्सीडेटिव बस से उन्हें मारती हैं। तो उनके अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज ज़्यादा होता है, तो उनकी मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी, अगर प्रॉपर इम्यून बूस्टर नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, तो वो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी इम्यून सेल्स में बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, बनी नहीं रहती है। तो उसे अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स के ज़रिए से उस स्टेबिलिटी को बढ़ा दें, तो इम्यून सेल्स का सर्वाइवल बढ़ जाता है, उनकी जो मारने की क्षमता है बैक्टीरिया, वायरस को, वो भी बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से उसमें विटामिन ई बहुत एक अहम योगदान देता है, क्योंकि इम्यून बूस्टर वैक्सीन्स के साथ लगाए जाते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये और भी बता रहा हूँ। तो विटामिन ई क्या करता है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन करता है। तो जब ऑक्सीडेंट्स आकर मेम्ब्रेन को तोड़ना शुरू करते हैं, तो विटामिन ई बीच में आ जाता है और उस टूटने को आगे नहीं बढ़ने देता है, ठीक है। लेकिन इस प्रक्रिया में विटामिन ई अपने आप को डिस्चार्ज कर देता है, जैसे आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है ना, जब आप उस पर काम करते हैं, बात करेंगे, देखेंगे, गेम खेलेंगे, तो इसी तरीके से विटामिन ई भी डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन ये मेम्ब्रेन के अंदर लगा रहता है, तो इसे बाहर से दोबारा से रिचार्ज किया जाता है। वो विटामिन सी या स्कॉर्बेट इसे रिचार्ज करता है। तो ये जो एस्कॉर्बेट
होता है ये इसका रिचार्ज कर देता है विटामिन ई का, और एस्कॉर्बेट भी उसमें डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, फिर ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज आता है जिसके अंदर सेलेनियम होता है, तो ये फिर विटामिन सी को रिचार्ज करता है। फिर इस चार्जिंग रिचार्जिंग में ये खुद अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसे NADPH या जो नियासिन से बना हुआ एक मॉलिक्यूल होता है, एक नियासिन उसका कंपोनेंट होता है NADPH का, तो वो ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज को रिचार्ज करता है। तो ये एक पूरी की पूरी चेन होती है। तो विटामिन ई अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इसके लिए और भी मॉलिक्यूल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो सब के सब एक ही इम्यून बूस्टर नेक्साम्यून में आपको मिल जाते हैं। तो जब भी आप वैक्सीन लगाएं, तो वैक्सीन से 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद अगर आप नेक्साम्यून इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, और वैक्सीन भी भरपूर काम करेगी, बशर्ते फीड भी मतलब एवरेज क्वालिटी का तो हो ही, बहुत अच्छा ना हो तो रानीखेत की बीमारी में सबसे पहला जो साइन हमें देखने को मिलता है, अगर एसिम्प्टोमेटिक मतलब बीमारी है जिसके अंदर कोई लक्षण वक्षण नहीं दिख रहे हैं, तो उसकी तो बात नहीं की जा सकती। लेकिन अगर माइल्ड टाइप की भी लेंटोजेनिक टाइप का इन्फेक्शन होता है, जिसमें खरखराहट आती है, मुंह सूजने लगता है, पक्षी आंखें बंद कर लेता है, तो उसमें फेशियल एडिमा मतलब मुंह के ऊपर सूजन देखने को मिलती है। इसके अलावा जब बीमारी और ज़्यादा बढ़ती है तो डायरिया, ग्रीन डायरिया देखने को मिलता है, हरे रंग की बीट आने लगती है, तो उससे भी लोग काफ़ी हद तक समझ जाते हैं कि ये बर्ड में रानीखेत की बीमारी आ गई है। या फिर उसका जो पीछे से वेंट होता है वो सनने लगता है, उसमें भी बीमारी हमें देखने को मिलती है, मतलब रानीखेत में ये चीज़ें भी होती हैं। देखिए, ये लक्षण है, लेकिन कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस लैब में ही होती है। ये लक्षण हो सकते हैं, क्या पता किसी और बीमारी के हों, लेकिन अक्सर रानीखेत में भी ऐसे दिखते हैं। तो इसे कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस आप नहीं कह सकते, या मुझसे आप कहें कि सर रानीखेत आ गई है, मैं आपको मैसेज में लिख दूं हाँ ये रानीखेत लग रही है या हो सकती है। तो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस हमारा उसमें ही होता है, लैब के अंदर। और एंसिफिलाइटिस देखने को मिलता है न्यूकैसल डिजीज़ में या रानीखेत डिजीज़ में, NDB इसे कहा जाता है। यहाँ पर भी इसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, कई बार इसके पंख गिर जाते हैं, पंखों के अंदर पैरालिसिस होता है, और पैरों के अंदर भी ये पैरालिसिस होता है। देखिए किस तरीके से इसने यहाँ पर अपनी पंजे मोड़े हुए हैं, बिल्कुल अपना वो अंदर मोड़ लिया है और गर्दन घुमा ली है। तो ये 3-4 सिम्टम्स रानीखेत में देखने को मिलते हैं। तो रानीखेत की जो बीमारी है, इसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो OIE है, उसने ये कहा है कि जब वर्लुएंट स्ट्रेन से वायरस से इन्फेक्शन होता है तो उसे NDV इन्फेक्शन कहा जाता है। ठीक है, साइंटिफिकली ये एवियन ऑर्थो ओवुला वायरस है, मतलब इस जीनस में आता है, और बहुत ज़्यादा फैलने वाली एक कॉन्टेजियस वायरल बीमारी करता है। ये 240 जो बर्ड की स्पीशीज़ हैं उन्हें ये अफेक्ट करता है। ठीक है, जिसमें चिकन्स हैं, टर्कीज़ हैं, कबूतर हैं, या वाइल्ड बर्ड्स जो होती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, उसमें भी एंडी देखने को मिलता है। और इसके जो आउटब्रेक्स होते हैं, ये पैरामिक्सो वायरस है, इसके आउटब्रेक्स बहुत डिवास्टेटिंग होते हैं, और 100% तक मॉर्टलिटी देखने को मिलती है अनवैक्सीनेटेड बर्ड्स में। तो अगर वैक्सीनेटेड बर्ड नहीं है तो उसमें 100% तक मॉर्टलिटी देखने को मिलती है। हालांकि अब तो वैक्सीन वाले बर्ड भी, पता नहीं वैक्सीनेशन ठीक हुआ है, वैक्सीनेशन फेलियर की वजह से इतनी ज़्यादा मॉर्टलिटी होती है, या चिक्स की क्वालिटी ठीक नहीं है, या वायरस इवॉल्व हो गया, कुछ इस टाइम समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी जो आपका काम है, जो आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए, आपको वैक्सीन प्रॉपर अपने बर्ड की करनी चाहिए। तो इसके बाद ये जो बीमारी होती है ये मैनिफेस्ट होती है, न्यूरोलॉजिकल साइन दिखते हैं, मतलब दिमागी सिम्टम जैसे गर्दन घूमना, पंखों में पैरालिसिस, पैरों में पैरालिसिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो उसकी आते हैं उसमें ज़ख्म देखने को मिलते हैं, रेस्पिरेटरी साइंस देखने को मिलते हैं, मतलब जो सांस लेने की का सिस्टम है वहाँ पर ये वायरस इफ़ेक्ट करता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी रानीखेत का वायरस काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। दोस्तों, हम ब्रॉयलर और लेयर प्रीमिक्स भी बनाते हैं। अगर आप हमारा प्रीमिक्स लेकर फीड बनाना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये छोटा सा ऐड है, इसे देख लीजिए और एक बार ज़रूर इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आपको देखने को मिलेंगे। भारत में ब्रॉयलर मांस की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण ब्रॉयलर व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है।
परंतु बढ़ती मांग के साथ साथ ब्रॉयलर उत्पादन में नई चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग में 3 घटक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, अच्छी हैचरी का चूजा, दूसरा उपयुक्त मैनेजमेंट और बीमारियों से बचाव, और तीसरा फीड। ब्रॉयलर की उत्पादन लागत में फीड का सबसे बड़ा योगदान होता है। यह लगभग कुल लागत का 70% तक होता है। यदि फार्मर फीड को अपने आप बना ले तो कई सारे फायदे उसे हो सकते हैं। जब आप अपना फीड खुद बनाते हैं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल को जांच परख कर फीड में मिलाते हैं, जिससे टॉक्सिसिटी के चांस कम हो जाते हैं। अच्छी डाइजेस्टिबिलिटी होती है तो ग्रोथ अच्छी होती है और लूज ड्रॉपिंग कम होती है। बर्ड्स की इम्यूनिटी बनी रहती है और बीमारियां कम आती हैं। FCR कम आता है और फीड सस्ता बनता है। बाहर के फीड की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती और रिजल्ट एक जैसे नहीं मिलते। अक्सर उसे सस्ता बनाने के लिए लो क्वालिटी के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टॉक्सिसिटी और इम्यूनिटी ब्रेकडाउन की समस्याएं आती हैं और उसके बढ़ते दाम भी फार्मर के लिए नुकसान का कारण बनते हैं। इसके लिए IMN पायरोफॉस आपके लिए लेकर आए हैं ब्रॉयलर फीड प्रीमिक्स, जिससे आप बेस्ट क्वालिटी का फीड सस्ते दाम में अपने फार्म पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए मक्का, सोया DOC, खाने का तेल, लाइमस्टोन पाउडर, कैल्शियम फॉस्फेट और IMN पायरोफॉस का ब्रॉयलर फीड प्रीमिक्स। यदि आप अपना फीड खुद बनाते हैं या बनाना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। हम फीड मिल लगवाने से लेकर पूरी तरह से फीड बनाने और अच्छा FCR लाने के लिए गाइड करते हैं। एक बात जो यहाँ पर मज़े की है वो ये है कि जितनी भी NDV की स्ट्रेन्स हैं, मतलब इस वायरस की जो स्ट्रेन्स हैं, वो एक ही सीरोटाइप को बिलोंग करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक अच्छी वैक्सीन बना ली जाए तो वो सभी स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन हमें दे सकती है। और ऐसा काफ़ी हद तक मतलब फील्ड में देखा भी जाता है कि एक ही टाइप जैसे लासोटा है, तो लासोटा से ही बीमारी को अगर मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस नहीं है, VVND बिल्कुल नहीं है, तो बहुत हद तक हम नुकसान को और बीमारी आने को फ्लॉक में रोक लेते हैं। तो इसी तरीके से इसमें वायरस में जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग स्ट्रेन्स इसमें पैदा होते रहते हैं, अलग अलग स्ट्रेन्स बनते रहते हैं और उन स्ट्रेन्स की वजह से नई नई बीमारी और अलग अलग तरह की बीमारी आपको देखने को मिलती है। तो पैथोजेनिसिटी जो है, बीमारी करने की क्षमता जो है, वो एक इसका क्रिटिकल एस्पेक्ट रहता है। और ये वायरस अपने उसी बीमारी करने की क्षमता के आधार पर इसे क्लासिफाई किया जाता है, इसके रूपों को, प्रारूपों को देखा जाता है। तो जो सबसे कम बीमारी करता है स्ट्रेन, उसे हम लेंटोजेनिक स्ट्रेन या लो पैथोजेनिक स्ट्रेन कहते हैं, लेंटोजेनिक। ठीक है। जो दूसरा इससे ज़्यादा बीमारी करने वाले जो स्ट्रेन्स होते हैं उन्हें मीज़ोजेनिक कहा जाता है, और जो सबसे ज़्यादा बीमारी करते हैं वो वेलोजेनिक कहलाते हैं। ठीक है। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं इसके। हाईली वेरुलेंट VVND, वेलोजेनिक विस्रोट्रोपिक न्यू कैसल डिजीज़ वायरस, तो उससे होने वाली जो बीमारी होती है। तो ग्लोबल इम्पैक्ट ये है कि लगभग 56 से 77 कंट्रीज़ में हर साल ND के आउटब्रेक देखने को मिलते हैं। मतलब इतना ज़्यादा ये दुनिया में पाया जाता है। तो अगर हम ND की सीवियरिटी को समझ लें, ये हमारा पहला कदम होता है। ND की रोकथाम के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि जो ND वायरस बीमारी कर रहा है उसकी सीवियरिटी कितनी है, उसकी तीव्रता कितनी है। तो तभी हम वैक्सीन और उससे बचाव करने के संसाधनों को जुटा पाएंगे और उस मतलब तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। तो हमें ये भी देखना होता है कि वैक्सीन काम कैसे करती है। तो वैक्सीन काम कैसे करती है, से पहले हम ये देखते हैं कि सीवियरिटी, जो उसकी तीव्रता है, वो कैसे मापी जाती है, कैसे नापी जाती है। तो इसके लिए इंट्रा सेरिब्रल पैथोजेनिसिटी इंडेक्स करके एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है और वायरस को पहले आइसोलेट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर जल्दी से इसके बारे में बता देता हूँ कि ऐसा होता है कि डे ओल्ड चिक लिया जाता है, मतलब SPF चिक्स आते हैं, स्पेसिफिक पैथोजन फ्री कुछ चूज़े आते हैं। SPF का मतलब है कि उनमें कोई बीमारी नहीं होती है, किसी तरीके का बैक्टीरिया वायरस उनके अंदर नहीं होता है। तो उनका जो सर होता है, दिमाग होता है, दिमाग के अंदर वायरस जो आइसोलेट किया है, जिसका हमें पता लगाना है कि कौन सी स्ट्रेन है, ये लेंटोजेनिक है, मीज़ोजेनिक है या वेलोजेनिक है, उसे हम लेते हैं और उसे चूज़े के दिमाग में डाल देते हैं। ठीक है। और हर 24 घंटे पे हम उसका स्कोर देखते हैं, मोर्टेलिटी देखते हैं, क्लिनिकल साइन देखते हैं। 10 दिनों तक ये प्रक्रिया चलती रहती है।
10 दिन बाद इन सब चीज़ों को जब इकट्ठा किया जाता है कि कितने चूज़े मरे, कितने बीमार हुए, कितने दिन के मुंह सूज गए, कितनों के रेस्पिरेटरी सिम्टम दिखे, या पहले ही 24 घंटे में मर गए, तो इन बातों पर ICPI इंडेक्स जनरेट होता है। वो ICPI इंट्रासेरिब्रल पैथोजेनिसिटी इंडेक्स जो होता है, वो अगर 0.7 से ज़्यादा है तो उसे हम वेलोजेनिक स्ट्रेन या वेलोजेनिक वायरस कहते हैं। अगर उससे कम है, 4 से 0.4 टू 0.7 के बीच में है, तो म्यूजोजेनिक कहा जाता है, और 0 से 0.4 के बीच में है तो उसे लेंटोजेनिक कहा जाता है। हालांकि मीजोजेनिक और लेंटोजेनिक का जो ये डिफरेंस है, ये इतना साफ नहीं है। ठीक है, तो ये OIE के स्टैंडर्ड्स हैं जिस पे हमें ये पता लगाते हैं कि जो जिस वायरस का आउटब्रेक हुआ है वो कितना तीव्र है, वो उसकी सीवियरिटी बीमारी करने की कितनी है। इस बात से ICPI देखने के बाद वायरस को का चयन किया जाता है वैक्सीन बनाने के लिए। ठीक है, तो जिन वायरस का ICPI 0.7 से कम होता है उन्हें वैक्सीन बनाने के लिए लिया जाता है, या ये कहें कि 0.4 0.5 के बीच के जो वायरसेस होते हैं ICPI, जिनका ICPI 0.4 0.5 रहता है, उन्हें ही हम वैक्सीन बनाने के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कि जैसे लासोटा है, उसका ICPI 0.4 है, ये लेंटोजेनिक स्ट्रेन है। या और हैं, VH है, उल्स्टर है, इनका 0.15 है, पैथोजेनिक है। इनसे आप वैक्सीन करेंगे तो थोड़ी इम्यूनिटी बनेगी, लेकिन वो कोई आपको सिम्टम लक्षण नहीं नज़र आएगा, है ना। हिचनर B1 है, इसका 0.2 है। क्लोन लासोटा है, जो एंडी क्लोन आप कहते हैं ना, एंडी क्लोन लगाइए, उसका ICPI 0.36 है। कोमारोव जो है ये मीजोजेनिक स्ट्रेन है, ये 1.41, इसका ICPI बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर फ्लॉक ठीक ठाक नहीं है, इम्यूनिटी डाउन है, और ये वैक्सीन कर दिया आपने तो फ्लॉक ही साफ़ हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से ICPI से हम वैक्सीन का पता, मतलब वैक्सीन के वायरस को आइडेंटिफाई करते हैं और वैक्सीन उससे बनाई जाती है। तो ICPI का मतलब ये है कि आपका अगर फ्लॉक में इम्यूनिटी ठीक नहीं है, बीमार है, वीक चूज़ा है, तो वैक्सीन भी आपके यहाँ गड़बड़ कर सकती है। ठीक है, लेकिन वैक्सीन लगानी ज़रूरी होती है, और फ्लॉक को की इम्यूनिटी बना के रखना, जैसे बताया कि नेक्साम्यून आप लगाइए, इसे इस्तेमाल कीजिए, बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं वैक्सीन में। खासकर मतलब वैक्सीन फेलियर के चांसेस को बहुत कम कर देता है। तो वैक्सीनेशन एक कॉर्नर स्टोर है ND में कंट्रोल का। आप रानीखेत बीमारी के कंट्रोल के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं अगर आप वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ठीक से वैक्सीन करनी होती है, उसके बाद अगर फिर भी बीमारी आ जाए तब उसे कंट्रोल करना आसान होता है, क्योंकि दोबारा वैक्सीन भी की जाती है कई बार आउटब्रेक में। और वैसे भी अगर वैक्सीन मान लीजिए आपने किया हुआ है, तो बीमारी की तीव्रता इतनी नहीं रहती है जितनी बिना वैक्सीन वाले फ्लॉक्स में होती है। तो वायरस के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन के ऊपर के लिए एंटीबॉडीज़ बॉडी बनाती है। उनमें से एक प्रोटीन होता है फ्यूजन प्रोटीन, इसे कहते हैं, और यही वायरस की सीवियरिटी को, तीव्रता को डिटरमाइन करता है। ऐसा ही कोविड में भी था। ठीक है, कोविड में इसे S प्रोटीन कहते थे, ठीक है, स्पाइक प्रोटीन, लेकिन यहाँ पर इसे F प्रोटीन कहते हैं, फ्यूजन प्रोटीन। फ्यूजन प्रोटीन क्या होता है कि वायरस आता है और फ्यूजन प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ, मतलब जो होस्ट है, मुर्गी है, उसकी जो सेल के ऊपर प्रोटीन है वहाँ पर फ्यूज़ होता है, मतलब उसके साथ फ्यूज़ होता है, और वायरस उसके अंदर एंटर कर जाता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो वायरस को एंटर करने देती है? देखिए, जो पैथोजेनिक स्ट्रेन्स होती हैं, वेलोजेनिक स्ट्रेन्स होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया, उसमें आंतों में भी ज़ख्म मिलेंगे, ट्रैकिया में भी मिलेंगे, बरसा के अंदर भी मिलेंगे ज़ख्म, और नर्वस सिस्टम में भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सब में वो वेलोजेनिक देखने को मिलता है। तो वेलोजेनिक और लेंटोजेनिक में किस बात का फ़र्क है उन दोनों वायरस में? उनमें F प्रोटीन के सीक्वेंस, जो उसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है उसके प्रोटीन का, उसका फ़र्क होता है। जो वेलोजेनिक स्ट्रेन्स में जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है, वो ऐसा होता है कि बॉडी में किसी भी सेल के एंजाइम से वो टूट जाता है। और फ्यूजन प्रोटीन का टूटना बहुत ज़रूरी है इन्फेक्शन करने के लिए। अगर वो फ्यूजन प्रोटीन नहीं टूटेगा तो इन्फेक्ट वायरस नहीं कर पाएगा। लेंटोजेनिक स्ट्रेन में ये जो फ्यूजन प्रोटीन का सीक्वेंस होता है, ये ऐसा होता है कि सिर्फ ट्रैकिया के सेल्स ही
उसे फ्यूजन प्रोटीन को तोड़ पाते हैं। तो इस वजह से वायरस का इन्फेक्शन सिर्फ ट्रैकिया में ही दिखता है। तो वो फ्यूजन प्रोटीन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरीके से बीमारी रानीखेत में ये करते हैं वायरस, मतलब लेंटोजेनिक है, मीजोजेनिक है या वेलोजेनिक है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि फ्यूजन प्रोटीन का क्या स्टेटस है, उसका सीक्वेंस क्या है अमीनो एसिड का। तो एनडी की जो वैक्सीन होती है वो स्टिमुलेट करती है वायरस को फ्यूजन प्रोटीन या हीमोग्लूटिनिन न्यूरामिनिडेज करके एचएन प्रोटीन्स होते हैं, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं। और जब ये वैक्सीन लगाई जाती हैं तो इसका मकसद यही होता है कि एक तो क्लिनिकल साइंस को कम किया जा सके अगर इन्फेक्शन आ जाए तो, उसके बाद मॉर्टेलिटी को हम कम करें, वायरस की शेडिंग को रोकें। क्योंकि ये बीमारी हमेशा मतलब हर्ड में आती है, फ्लॉक में आती है, मुर्गियों को अलग अलग तो रखा नहीं जाता है। तो हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं इसमें कि 85% जो फ्लॉक है, 85% प्लस फ्लॉक जो वैक्सीनेट हुआ है उसके अंदर इतनी इम्यूनिटी बन गई हो कि वायरस का जो आउटब्रेक है उसके क्लिनिकल साइन हमें ना दिखें या उससे होने वाला जो इकोनॉमिक लॉस है वो हमें मतलब ना हो। ठीक है, अगर वैक्सीन भी कर दी और फिर भी नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब या तो वैक्सीन ठीक नहीं है, हमारे करने का तरीका ठीक नहीं है, या वैक्सीन काम ही नहीं कर रही है ना। तो यहाँ पर वैक्सीन की सेफ्टी भी देखी जाती है, मतलब 0.7 से कम आईसीपीआई हो जो भी वैक्सीन हम करने जा रहे हैं। तो उसमें लासोटा या B1 जो वैक्सीन आती है या एफ स्ट्रेन्स आती हैं, इनको इनकी बहुत अहमियत है और इनसे ही ज़्यादातर वैक्सीन बनाई जाती हैं, खासकर इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्स नहीं है वैक्सीन बनाने के लिए। जितनी भी कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं वो इन्हीं स्ट्रेन से वैक्सीन बना रही हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको डेडली आउटब्रेक अपने रोकने हैं अपने फार्म में तो आपके यहाँ हर्ड इम्यूनिटी 85% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 3 मेन गोल्स होते हैं एनडी वैक्सीनेशन के, जिन्हें फार्मर को देखना चाहिए, जो फार्मर को पता होनी चाहिए। सबसे पहला वैक्सीनेशन का गोल ये होता है, हम इस वजह से वैक्सीनेशन करते हैं कि क्लिनिकल डिजीज़, वो बीमारी जिसमें लक्षण दिखते हैं, खरखराहट है, मुंह सूजना है, ट्रेकिया में इन्फेक्शन है या दूसरे जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, इम्यून सिस्टम का डाउन जाना है, ऐसी कोई भी चीज़ वैक्सीन लगाने के बाद हमारे फार्म में नहीं होनी चाहिए। ये पहला गोल वैक्सीन का होता है। दूसरा गोल ये होता है कि वायरस अगर मान लीजिए आउटब्रेक हो भी जाता है, वायरस हमारे फ्लॉक में आ भी जाता है, तो हम उस वायरस की शेडिंग को, मतलब वायरस अंदर जाके मुर्गी के रेप्लिकेट करेगा, फिर मुर्गी उसे बाहर अपने थूक के ज़रिए से, बीट के ज़रिए से बाहर निकालेगी। तो वो शेडिंग कम होनी चाहिए वायरस की। तीसरा इसका जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि इन्फेक्शन करने की जो डोज़ है, मतलब जब आउटब्रेक हुआ, आपने मान लीजिए वैक्सीन कर दिया अपने फ्लॉक को, अब नॉन वैक्सीनेटेड फ्लॉक में मान लीजिए 10 वायरस आके उसे इन्फेक्ट कर देंगे, है ना। अगर किसी को वैक्सीन नहीं है, अगर 10 वायरस आ गए तो एक बर्ड को इन्फेक्ट कर देंगे, वो उसका थ्रेशोल्ड लेवल हो गया। लेकिन अगर वही फ्लॉक वैक्सीनेट हो जाता है तो उसी इन्फेक्शन को करने के लिए 50 वायरसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये 10 और 50 जो मैंने बताया है, तो मतलब उसकी डोज ज़्यादा हो जाती है वायरस की, तभी वो इन्फेक्शन हो पाएगा। तो ये हमारे वैक्सीन के गोल रहते हैं। तो टेक्निकल भाषा में अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एनडी की जो वैक्सीन की जाती है या हम करते हैं वो स्टरलाइजिंग इम्यूनिटी नहीं देती है। स्टरलाइजिंग इम्यूनिटी का मतलब ये है कि बर्ड वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्ट हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसके बाद भी इन्फेक्ट हो सकती है। लेकिन जो मैंने बताया कि इन्फेक्ट हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन लक्षण ना दिखाए इन्फेक्ट होने के बाद और वायरस की शेडिंग कम से कम करे ताकि एनवायरनमेंट में कम वायरस आए, है ना। और दूसरा ये है कि जब इन्फेक्ट हो जाती है तो वायरस शेडिंग भी कुछ हद तक होती रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम में जो वैक्सीनेटेड डॉक्टर्स भी थे वो भी पॉजिटिव आ रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि भाई वैक्सीन तो काम ही नहीं है कर रही है, ये कैसे पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन उनके अंदर क्लिनिकल साइंस
तो नहीं दिखे ना, उनके अंदर बीमारी हुई लेकिन इतनी सीवियर नहीं हुई, थोड़े दिन रहा और वो ठीक हो गए। खैर, कोविड की जो वैक्सीनेशन और ये सब था, ये बहुत कंट्रोवर्शियल था, मैं उसे बिल्कुल 1 to 1 नहीं इसमें बता रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो वैक्सीन की इम्यूनिटी 2 ग्लाइकोप्रोटीन्स के लिए होती है, HN और F प्रोटीन्स जो होते हैं। और ये जो वैक्सीन बनाई जाती हैं, 3 तरह की वैक्सीन बनाई जाती हैं। एक लाइव वैक्सीन होती हैं, लाइव या मॉडिफाइड एटीन्यूएटेड वैक्सीन इन्हें कहा जाता है, जिसमें वायरस जिंदा रहता है। एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं जिसमें किल्ड वायरस होता है, वायरस को ले लिया जाता है और उसे मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। और तीसरी होती है वेक्टराइज्ड। वेक्टराइज्ड का मतलब ये है कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिकॉम्बिनेंट DNA जो टेक्नोलॉजी है उससे बनाई जाती है, और F प्रोटीन का जो जीन होता है उसे वायरस के अंदर से निकाल कर एक दूसरे वाहक जीन के अंदर डाल दिया जाता है और उसे हम इंजेक्ट बर्ड के अंदर कर देते हैं। हालांकि इंडिया में सिर्फ एक इंटरवेट की वैक्सीन आती है, इनोवैक्स करके, उसके अलावा कोई रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन नहीं आती है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अगर आपको कुछ और पता हो उसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन 2 मेन वैक्सीन हैं जो इंडिया में इस्तेमाल होती हैं। इनका हम कंपैरिजन एक बार समझ लेते हैं। लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन दोनों ही सेफ होती हैं, बशर्ते आपका फ्लॉक की इम्यून स्टेटस ठीक ठाक हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा बीमार या वीक चिक्स है। तो अगर एवरेज फ्लॉक है तो दोनों ही सेफ होती हैं। ग्रोटेक मुर्गियों में ग्रोथ के लिए एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है जिसमें सभी तरह के विटामिन, एमिनो एसिड्स, ट्रेस मिनरल, खास तौर से क्रोमियम और कुछ अन्य विशेष हर्बल तत्व मिलाए गए हैं जो ब्रायलर मुर्गियों में ग्रोथ के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। ग्रोटेक FCR को कम और ग्रोथ को बढ़ाता है। ग्रोटेक फिजियोलॉजिकल हार्मनी के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका मतलब यह है यह अंदरूनी शारीरिक संतुलन को तनाव मुक्त करके शरीर की क्षमता को बढ़ाता है। बाजार में ग्रोथ के लिए मिलने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट सिर्फ कुछ बी कॉम्प्लेक्स, विटामिनों और मिनरल का मिक्सचर होते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वह कुछ परिस्थितियों में पक्षी की ग्रोथ को बढ़ाते भी हैं। अपने वातावरण में मुर्गियों को विभिन्न प्रकार के तनाव कारकों का सामना करना पड़ता है। वातावरण के तनाव के अलावा बर्ड्स में लगातार फीड खाने से अंदरूनी मेटाबॉलिक तनाव भी होता है, जिसे आंतरिक फिजियोलॉजिकल तनाव कहते हैं। यदि यह फिजियोलॉजिकल तनाव अधिक होता है तो मुर्गी पर किसी तरह का ग्रोथ प्रमोटर काम नहीं करता। इस तनाव के कारण शरीर में कुछ हार्मोन निकलते हैं जो बर्ड्स के दिमाग में सेटाइटी सेंटर को प्रभावित करते हैं, जिससे बर्ड्स का फीड इनटेक प्रभावित होता है। ग्रोटेक के हर्बल तत्व उस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करके बर्ड्स की भूख को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे बर्ड अपनी क्षमता अनुसार पर्याप्त फीड इनटेक करता है और ग्रोटेक में मौजूद विटामिन, एमिनो एसिड और मिनरल फीड के पोषक तत्वों को अच्छे से इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। ग्रोटेक की इस दोहरी लाभकारी विधि से न सिर्फ पक्षी का FCR कम होता है बल्कि ग्रोथ भी बढ़ती है। ग्रोटेक मुर्गी के शरीर के अंदर तनाव पैदा करने वाले कारकों को कम करता है और शरीर की विभिन्न कार्य प्रणालियों में तालमेल बिठाता है। इसमें यह इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हिस्टामिनिक रिएक्शन को रोकता है, साइटोकाइन के उत्पादन को कम करता है और शरीर में फ्री रेडिकल द्वारा होने वाले ऑक्सीडेशन में व्यापक रूप से कमी लाता है। जब इस तरह अंदरूनी तनाव कम होता है तब ग्रोथ बढ़ाने वाले बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन और मिनरल अपना काम सुचारू रूप से कर पाते हैं। यहाँ बताए गए ग्रोटेक के मैकेनिज्म से बर्ड के अंदर फिजियोलॉजिकल हार्मनी बनती है जो उसके ग्रोथ और स्वास्थ्य में दिखाई देती है। इसी कारण यह उत्पाद न सिर्फ ब्रायलर फार्मर बल्कि सोनाली, FFG और बटेर पालने वालों में भी खासा लोकप्रिय है। लेयर बर्ड्स में भी जब ग्रोवर पीरियड के दौरान वेट पीछे हो जाता है तो ग्रोटेक के इस्तेमाल से वेट बढ़ाया जाता है और लेयर फ्लॉक में यूनिफॉर्मिटी लाई जाती है। यदि फायदों की बात करें तो यह मेटाबॉलिक लोड को कम करके पक्षी को ज्यादा सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखता है। इसके अलावा सेलुलर एंटीऑक्सीडेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है, जिससे ऑक्सीडेटिव तनाव से राहत मिलती है। वजन बढ़ाने में मदद करता है और FCR को घटाता है। ग्रोथ चार्ट के हिसाब से वजन लेने में मदद करता है ताकि सही समय पर बर्ड को मार्केट किया जा सके। इंटीग्रेशन में बर्ड को टाइमली तैयार करने में हेल्प करता है। वायरल और CRD के प्रकोप में बर्ड का जो वजन गिर जाता है उसे रिस्टोर करने में मदद करता है। अक्सर यह देखा गया है कि एंटीबायोटिक देने से वजन टूटने लगता है, परंतु जब ग्रोटेक को एंटीबायोटिक्स के साथ दिया जाता है तो यह सामान्य ग्रोथ को बनाए रखने में सहायता करता है। इन्हीं सब फायदों की वजह से यह उत्पाद फार्मर्स के बीच काफी लोकप्रिय बन गया है और जो फार्मर इसे एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं वो दूसरा कोई ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल नहीं करते। ग्रोटेक के तत्वों की क्वालिटी और एक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए इसे पाउडर के फॉर्म में बनाया गया है जो पानी में तुरंत घुल जाता है और समान रूप से बर्ड्स तक पहुंचता है। इसे इस्तेमाल करने की विधि, इसका मूल्य और इससे जुड़ी अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमें 9871584101 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर विजिट कर सकते हैं। इकोनॉमिकल, हाँ, लाइव वैक्सीन काफ़ी इकोनॉमिकल होती है, लेकिन किल्ड वैक्सीन वो थोड़ी महंगी आती है। मास एप्लीकेशन किया जा सकता है, बिल्कुल। लाइव वैक्सीन का मास एप्लीकेशन होता है, मतलब पानी में डाली, सबने पी लिया, सबको
वो वैक्सीन पहुंच गई, हाँ मतलब स्प्रे कर दिया, उसका एरोसोल रूट से पहुंचा दिया या नाक वगैरह में डाल दिया, तो मास वैक्सीनेशन इसका मास एप्लीकेशन होता है लाइव वैक्सीन का। लेकिन किल्ड वैक्सीन को एक एक बर्ड को पकड़ के इंजेक्ट करना पड़ता है। इम्यूनिटी का ऑनसेट कैसे होता है, कब होता है? लाइव वैक्सीन का तुरंत हो जाता है, रैपिड, मतलब 1-2 दिन में ही, 2-3 दिन में ही वो मतलब वैक्सीन अपना कमाल दिखा देती है। लेकिन किल्ड वैक्सीन की इम्यूनिटी आने में कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं। इसी वजह से उस पर लिखा भी रहता है कि ब्रॉयलर को आप 42 दिन से पहले ना बेचें। अगर ब्रॉयलर में आप किल्ड वैक्सीन लगा रहे हैं तो 42 दिन का विड्रॉल पीरियड इसमें माना जाता है। तो कम से कम 2 हफ्ते की का टाइम किल्ड वैक्सीन की इम्यूनिटी आने में लगता है। तो आप ये ना सोचें कि मैंने किल्ड लगा दी है, अब तो कुछ नहीं होगा और मैं पानी वाली ना पिलाऊं। पानी वाली किल्ड वैक्सीन का रिप्लेसमेंट नहीं है, उसकी इम्यूनिटी बहुत बाद में आएगी, अगर आप वो आएगी भी तो। और इस बीच मान लीजिए अगर दूसरे तीसरे चौथे दिन भी लगाते हैं, तब भी 15वें 17वें दिन पे जाके उसकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप होगी कि वो आपके किसी वायरस को या उसे होने वाले नुकसान को रोक सके। खैर, दूसरा ड्यूरेशन, इम्यूनिटी की ड्यूरेशन लाइव वैक्सीन की बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 27 मतलब 28 दिन की मानी जाती है। तो अगर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, वायरस लोड ज़्यादा है, तो 21 दिन में भी दोबारा वैक्सीन करने को कहा जाता है। किल्ड वैक्सीन की जो इम्यूनिटी होती है काफ़ी इसकी ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेबल होती है। इसमें एंटीजेंस को कंबाइन किया जा सकता है, जैसे एनडी के साथ आईबी का वैक्सीनेशन होता है, आईबीडी का होता है, या आईबी आईबीडी एनडी तीनों की कंबाइन आती है। इसी तरीके से किल्ड भी दूसरे बीमारियों के साथ इसे वो कर दिया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है। मैटरनल एंटीबॉडी इंटरफेरेंस लाइव वैक्सीन में होता है। ये क्या है? मैब इसे कहते हैं। मैटरनल एंटीबॉडी मतलब ब्रीडर से अंडे के अंदर एंटीबॉडीज़ आती हैं, वो एंटीबॉडीज़ जिनके लिए वैक्सीनेशन ब्रीडर में लगा है। मान लीजिए एनडी का वैक्सीनेशन ब्रीडर में लगा ही होता है और हर महीने लगता है, हर तीसरे हफ्ते लगता है, चौथे हफ्ते, तो वो एंटीबॉडी बनती रहती हैं चूज़े के अंदर, अंडे में से वो आ जाती हैं। अब वो एंटीबॉडी अगर आप वैक्सीन करेंगे, लाइव वैक्सीन करेंगे, तो जो वो एंटीबॉडी चूज़े के अंदर पहले से ही हैं, जो ब्रीडर से आई हैं, वो उस वैक्सीन को न्यूट्रलाइज कर देंगी और इम्यूनिटी नहीं बनने देंगी। ठीक है? लेकिन किल्ड वैक्सीन में ऐसा नहीं होता है या कम होता है। तो ये किल्ड और लाइव के मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। तो अब हमारे पास इस बीमारी से लड़ने के लिए क्या हथियार हैं, क्या आर्सेनल है? तो सबसे पहला और सबसे बेसिक जो वेपन है एनडी से लड़ने के लिए, वो है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। ठीक है? इसमें हम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होने वाली एनडी वैक्सीन्स हैं ग्लोबली, वो लाइव वैक्सीन्स ही होती हैं और इन्हें आसानी से एडमिनिस्टर किया जा सकता है। आप पानी में डाल दें या इसकी मिस्टिंग कर दें, फॉगर में डाल दें, इसे स्प्रे कर दें इसका, तो ये हर तरीके से मतलब इसे करना भी आसान होता है और ये ठीक ठाक इम्यूनिटी बर्ड के अंदर प्रोड्यूस भी कर देती है। ठीक है? तो इन वैक्सीन्स के अंदर लाइव वायरस होता है, एनडी का लाइव वायरस होगा जिसे वीक कर दिया जाता है, मतलब उसे कल्टीवेट किया जाता है, पसाजिंग की जाती है, उससे वो बीमारी करने की उसकी क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन इम्यूनिटी बनाने की क्षमता वैसी ही रहती है। ठीक है? तो ये लेंटोजेनिक स्ट्रेन्स होती हैं, जैसे हिचनर B1 है या फिर लासोटा है। लासोटा बहुत कॉमन है, आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ऐसे ही अल्स्टर है या फिर 2C V4 हैं, ये अलग अलग स्ट्रेन्स के नाम हैं सब। ये एनडी की स्ट्रेन्स ही हैं, लेकिन ये इंडिया में नहीं मिलती हैं। I2 है, स्ट्रेन F है, ये F मिलती है इंडिया में। ये काफ़ी वाइडली इस्तेमाल होती हैं। ऐसी क्लोन भी आती है जिसे एनडी क्लोन कहते हैं। लासोटा सबसे ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, उसके बाद हिचनर B1 का नंबर आता है। तो लासोटा सबसे अच्छा माना जाता है इसके, और इसके अलावा B1, हिचनर B1 को भी लोग यूज़ करते हैं और इंडिया में भी B1 मिलती है। I2 या D58V4, D58 इंडिया में मिलती है, ग्लोबियन बनाती है। I2V4 इंडिया में नहीं है। तो ये थर्मोस्टेबिलिटी इनकी रहती है, इसके लिए कोल्ड चेन मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बैकयार्ड पोल्ट्री में या जैसे दूर दराज के गाँव वाँव में ये सब होता है, जहाँ पर
सुविधा नहीं होती है रेफ्रिजरेशन की या मतलब उसकी कि ठंडा करके वैक्सीन को लेके जाया जाए, तो ये थर्मोस्टेबल वैक्सीन्स बनाई गई हैं। ये रूम टेम्परेचर पर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में और आप धूप में गर्म बैग में आपने वैक्सीन डाल ली और आ रहे हैं। फिर भी थोड़ा बहुत इसे अगर छाया वाया में रख के रूम टेम्परेचर पर लाएंगे 25-30 डिग्री पर, ये ख़राब नहीं होती है। तो थर्मोस्टेबल वैक्सीन इस तरीके की होती हैं। बाकी जो ये B1 लासोटा अल्स्टर वगैरह हैं या एफ स्ट्रेन है, इनके लिए कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, 2 से 8 डिग्री तक का टेम्परेचर, वो आपको सबको पता ही है। इसके बाद दूसरी आती हैं लेंटोजेनिक के अलावा मीजोजेनिक स्ट्रेन्स आती हैं, जैसे मुक्तेश्वर है या R2B है। ये उन कंट्रीज़ में इस्तेमाल होती हैं जहाँ पर एनडी एंडेमिक होती है, मतलब वहाँ पर वायरस है ही, गाय बगाए आए दिन वहाँ पर एनडी के आउटब्रेक्स देखने को मिलते रहते हैं, वहाँ पर R2B इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि इंडिया में एनडी एंडेमिक है, एपिडेमियोलॉजिकली इसे एंडेमिक कहा जाता है, मतलब यहाँ पर तो है ही है। लाइव वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना आसान होता है, मतलब आँख में डाल सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं, है ना, बीक की डिपिंग कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, एरोसोल या ड्रिंकिंग वाटर में दी जा सकती हैं। क्लोन जो वैक्सीन है, ये सबसे ज़्यादा लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, मतलब इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन में से एक है एनडी वायरस के लिए। और ये लेंटोजेनिक एपैथोजेनिक स्ट्रेन क्लोन को माना जाता है एनडी का। और इसकी विरुलेंस काफ़ी लो होती है, मतलब बीमारी नहीं करती है ये जो क्लोन वैक्सीन होती है। और इसका मीन डेथ टाइम, आईसीपीआई और इंट्रावीनस पैथोजेनिसिटी इंडेक्स वगैरह भी काफ़ी कम होते हैं, मतलब विरुलेंस इतना नहीं करते। और ये जीनोटाइप 2 को बिलोंग करता है जो क्लोन वैक्सीन है। तो बता इस वजह से रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिया में तो मिलती नहीं है ना। लेकिन अगर आप इंटरनेट वगैरह देखने लगे, किताब पढ़ने लगे, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा, तो कन्फ्यूज़न ना हो बस आपको, इस वजह से ये मैं इनके नाम ले रहा हूँ। आगे हालांकि मैं इसका पूरा आपको समराइज़ करूँगा कि कौन सी आपको लगानी है, कब लगानी है। तो जो इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव होता है। अगर आपके यहाँ बार बार आउटब्रेक हो रहा है ना एनडी का, या आपको लग रहा है कि खरखराहट आ जाती है, ये सब होता है, तो आप पानी वगैरह में उसे ना करें वैक्सीन को। उसे उसकी आई ड्रॉप या नेज़ल ड्रॉप वैक्सीन उसकी करें। इसके रिज़ल्ट्स मतलब पानी में की जाने वाली वैक्सीन से काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब वैसे तो नहीं कह सकता, लेकिन 2-2.5 गुना तक इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मतलब ये 2-2.5 गुना कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना एक्सपीरियंस है। एरोसोल या स्प्रे भी किया जाता है लेइंग हैंड्स में, लेकिन एरोसोल में ये वो रहती है कि कहाँ तक, कहीं मान लीजिए हमारे यहाँ तो ओपन फार्म्स हैं ज़्यादातर, तो किसी के नाक में वो गया, मतलब जो स्प्रे हमने किया किसी के नाक में नहीं गया, है ना, और किसी में ज़्यादा चला गया, किसी तरफ हवा का रुख किसी तरफ का था, कहीं उड़ के, मतलब हम इधर कर रहे हैं और वैक्सीन उधर पहुंच गई। तो इस वजह से इंडिया में थोड़ा सा एरोसोल और स्प्रे का वो कम है। ड्रिंकिंग वाटर एप्लीकेशन काफ़ी कॉमन रहता है, चाहे ब्रॉयलर हो या लेयर हो, लेकिन लेयर में स्प्रे भी किया जाता है इस वैक्सीन का। तो करेक्ट पार्टिकल साइज़ होना चाहिए जब हम एरोसोल कर रहे हो, स्प्रे वगैरह कर रहे हो वैक्सीन को, तो उसका पार्टिकल साइज़ बहुत मायने रखता है। एडवांटेजेस यही हैं इसके लाइव वैक्सीनेशन की, कि पानी में दे देते हैं, कोई लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आसानी से उसके अंदर चली जाती है। लेकिन एक ये है कि ज़्यादा क्वांटिटी में देनी पड़ती है। और दोनों तरह की इम्यूनिटी करती है, लोकल इम्यूनिटी करती है, म्यूकोजल इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी बनाती है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी इससे बनती है, CMI जिसे कहते हैं। तो लाइव वैक्सीन जो हम करते हैं उसका मतलब सब्सटीट्यूट नहीं है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो इंजेक्शन से की जाती है। डिसएडवांटेजेस यही हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ देखने को मिलती है, अगर स्ट्रेस्ड बर्ड हैं, बीमारी है काफ़ी, मतलब ज़्यादा यंग है, वीक चूज़ा आ गया है आपके यहाँ, तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत इस वैक्सीन के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। तो ऐसी जगह में आप वीटाडिन जो हमारा आता है उसे इस्तेमाल करें और नेक्साम्यून को इस्तेमाल करें। तो वीक जो फ्लॉक्स होते हैं उसमें वैक्सीन का जो
मतलब रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा आता है, वैक्सीनेशन फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं और बर्ड का इम्यून स्टेटस बहुत रोबस्ट हो जाता है। तो वीटाडिन और नेक्साम्यून को ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आपको थोड़ा आपका फ्लॉक वीक आपको लग रहा है, चाहे लेयर हो, चाहे ब्रीडर हो, या फिर ब्रॉयलर हो, कोई भी बर्ड हो, उसमें बहुत अच्छे से ये काम करता है। दूसरी चीज़ इसके साथ ये है कि ये थर्मोलेबाइल होती है, मतलब अगर इसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं करेंगे तो ये वैक्सीन ख़राब हो जाती है और किसी काम की ये नहीं रहती है, वायरस मर जाता है इसमें, ठीक है। तो थर्मोलेबाइल होती हैं। और अनइवन एप्लीकेशन, जब मास मेथड में करते हैं, मान लीजिए आपने पानी में दे दिया और उसमें या स्प्रे कर दिया, तो किसी बर्ड तक पहुंच रहा है, किसी तक नहीं पहुंच रहा, किसी ने ज़्यादा पानी पी लिया, किसी ने कम पिया, है ना। तो ये थोड़े से इसके कॉन्स देखने को मिलते हैं। अब लाइव वैक्सीन की बात करते हैं, लाइव एंडी वैक्सीन्स इंडिया में कौन कौन से ब्रांड्स मिलते हैं। एक वक्सम्यून करके आती है वैक्सीन, आपने शायद ना सुना हो, ये शायद तेलंगाना की कंपनी है। तो ये एंडी क्लोन बनाती है, एंडी क्लोन वैक्सीन इसकी मिलती है। तो मैंने आपको जैसे बताया था ना, दो चार तरह के ही स्ट्रेन्स हैं जो इंडिया में मिलते हैं, तो उन्हीं से ही सब ये वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। इसके बाद ग्लोबियन कंपनी है, ग्लोबियन ग्लोबीवैक एनडी यूनिक बनाती है। तनुवास का D58 स्ट्रेन है, इसका ICPI 0.14 है, थर्मोस्टेबल है, बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर कोल्ड चेन इसके लिए मेंटेन करना इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये D58 स्ट्रेन है, इसे मतलब नॉर्मल पोल्ट्री में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब ब्रॉयलर और लेयर्स में भी। इसके अलावा NDF बनाती है, ये F स्ट्रेन है। ये सारी लेंटोजेनिक स्ट्रेन्स हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो ग्लोबियन की NDF आती है, न्यू कैसल डिजीज़ F स्ट्रेन। एक NDL आती है जो लासोटा है। NDC-131 ये क्लोन है, ये स्ट्रेन। इसके बाद वेंकीज़ की आती हैं, इसकी R2B आती है, R2B मुक्तेश्वर स्ट्रेन। ये मीज़ोजेनिक स्ट्रेन है, ये काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग होती है और ये लेयर में ही लगाई जाती है। सबसे ज़्यादा पोटेंट, ये सबसे ज़्यादा एक ख़तरनाक वैक्सीन जो एनडी की है वो R2B ही है, और ये ओल्डर बर्ड्स में लगाई जाती है। जब बर्ड 70-75 दिन का हो जाता है तब इसे लगाया जाता है, और इसे लगाने से पहले आपको लासोटा से प्राइमिंग करनी होती है। मतलब अगर आपने शुरुआत में लासोटा वगैरह नहीं लगाई हैं, जो ये पानी वगैरह में लगाते हैं लाइव वैक्सीन, तो आपको R2B नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे तो आपके यहाँ नुकसान हो सकता है। प्राइमिंग ज़रूरी होती है। फिर और डीवर्मिंग करना ज़रूरी है R2B से पहले। तो कोई भी तरीके की स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। बारिश हो गई, मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बारिश हो गई है, बर्ड किसी तरीके से भी स्ट्रेस में है, शिफ्ट किया है आपने, तो ऐसी कंडीशन में लासोटा मतलब R2B ना करें। और नेक्साम्यून पायरोकेल बी का कोर्स करें 3 दिन पहले, 3 दिन बाद में, तो R2B के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद लगाएंगे तो स्ट्रेस वगैरह इससे कम हो जाती है और वैक्सीन का रिस्पांस भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा वेंकीज़ एनडी लासोटा बनाती है बूस्टर के लिए, और B1 स्ट्रेन जो कहते हैं ना, इसका B1 जो पहले हफ्ते में रिकमेंड किया जाता है प्राइमिंग के लिए, ये भी वेंकीज़ बनाती है, ND-B1, ND लासोटा और R2B। फिर बायोमेड एक कंपनी है, वो लासोटा और F स्ट्रेन्स की वैक्सीन बनाती है। ये मैं लाइव वैक्सीन्स बता रहा हूँ अभी, अब उसके बाद इनएक्टिवेटेड भी बताऊँगा। तो बायोमेड लासोटा और F स्ट्रेन्स की वैक्सीन बनाती है। इंडोवैक्स भी लासोटा, F स्ट्रेन और R2B बनाती है। हेस्टर थर्मोस्टेबल ND लासोटा बनाती है। जैसे D58 है, ऐसे ही हेस्टर की थर्मोस्टेबल आती है, ND लासोटा। और R2B भी आती है हेस्टर की। लाइफ LAS आती है, लाइव B1 हिचनर स्ट्रेन भी इसकी आती है। मतलब लाइव LAS जो है ये लासोटा ही है, और लाइव B1 ये हिचनर स्ट्रेन है, ये भी मतलब लेंटोजेनिक स्ट्रेन ही है। इसके अलावा इंटरवेट कंपनी जो है उसकी एक ही आती है, नोबिलिस ND क्लोन 30, ठीक है। ये क्लोन वाली स्ट्रेन यहाँ पर हैं। तो ये सारी लेंटोजेनिक हैं, और इसमें से कुछ मीज़ोजेनिक भी हैं, जैसे ये R2B है, लेकिन ये हैं सब लाइव, ठीक है। कोई ज़्यादातर ये पानी से ही दी जाती हैं, या नेज़ल ड्रॉप या बिग डिपिंग,
या आई ड्रॉप करके आपको ये करनी होती हैं। फिर आता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स का नंबर। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब ये है कि हमने वायरस को लिया, यही वायरस जो लाइव था ना, इसे ही वायरस को लिया, इसे मार दिया, किल कर दिया। और किल इस वजह से किया जाता है क्योंकि हमें इसे इंजेक्ट करना होता है। लाइव वायरस को इंजेक्ट नहीं कर सकते, और अगर इंजेक्ट करेंगे भी ना तो वो उसे मतलब अंदर जाकर वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, इन्फेक्शन करेगा और इम्यून ब्रेकडाउन कर देगा। तो इन्हें किल कर दिया जाता है पहले लेंटोजेनिक स्ट्रेन्स को, ठीक है, और फिर इन्हें इंजेक्ट किया जाता है किल करके। तो ये बर्ड की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ओल्डर बर्ड्स में ख़ास तौर से, जैसे लेयर्स हैं, ब्रीडर्स हैं, उनके अंदर इन्हें लगाया जाता है। लेकिन ये शर्त रहती है कि पहले इन्हें लाइव वैक्सीन से हमने इनकी प्राइमिंग कर दी हो, ठीक है। इसमें मल्टी कंपोनेंट वैक्सीन भी बनती हैं, जैसे एनडी के साथ आईबीडी को मिला दिया जाता है, आईबी को मिला दिया जाता है, आईबीएच को मिला दिया जाता है, फाउल पॉक्स को मिला दिया जाता है। तो कि इन वैक्सीन्स को मिलाकर मिलाना इन द सेंस कि उसका भी जीन है और इसका भी जीन है, इसका भी एंटीजन है, उसका भी एंटीजन है, और एक ही करके हम लगा देते हैं। मल्टी कंपोनेंट वैक्सीन्स कहा जाता है। एडवांटेज ये है कि इससे ह्यूमरल जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो एंटीबॉडीज़ हैं, उनका लेवल ब्लड के अंदर बहुत बढ़ जाता है। जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं वो मिकोसल इम्यूनिटी ज़्यादा बनाती हैं, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर उनकी इम्यूनिटी रहती है, ब्लड के अंदर वो इम्यूनिटी इतनी नहीं आ पाती है। लेकिन ब्लड के अंदर अगर इम्यूनिटी करना है, क्योंकि जब तक अगर बहुत घातक स्ट्रेन आ जाती है और मिकोसल इम्यूनिटी उसे ना रोक पाए और बीमारी ब्लड के अंदर घुस जाए, तो फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ही एनडी किल्ड वैक्सीन लगाई जाती है, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स को लगाया जाता है। लेकिन इसमें और ये मैटरनल एंटीबॉडीज़ से भी ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। अगर मैटरनल एंटीबॉडीज़ हैं, किल्ड वैक्सीन आपने लगा दी, तब भी इम्यूनिटी बन जाएगी, लेकिन इम्यूनिटी बनने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा तो यही है कि लेबर इंटेंसिव है, आपको एक इंजेक्शन लगाने वाला चाहिए ये वैक्सीन लगाने के लिए। लेकिन अगर आपके यहाँ हाल फिलहाल में आउटब्रेक हुए हैं, मतलब 3 महीने पहले भी अगर कोई आउटब्रेक हुआ है आपके फार्म में या आसपास के फार्म में, जिसमें पूरा फ्लॉक साफ़ हो गया हो, या मतलब आधा फ्लॉक साफ़ हो गया हो, मतलब काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ हो, और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं वो एनडी का था, तो आपको ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन लगानी चाहिए अपने ब्रॉयलर में। लेयर वगैरह में तो लगाते ही हैं, या आप मान लीजिए एफएफजी पाल रहे हैं, सोनाली पाल रहे हैं, देसी फार्मिंग आप कर रहे हैं, तो तब भी आपको ये वाली वैक्सीन लगानी चाहिए, चाहे वो इंजेक्शन में कितना भी पैसा आपका खर्च हो जाए, अगर आपको अपने फ्लॉक को सेफ रखना है तो। इसके बाद ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी नहीं बनाती, दूसरा ड्रॉबैक ये है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है किसी वीडियो में बताऊंगा मैं। लाइव वैक्सीन्स का रिस्पॉन्स सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है ना। इसी की वजह से यह है कि वायरस शेडिंग, अगर आप खाली किल्ड वैक्सीन लगाते हैं तो वायरस शेडिंग उसमें ज़्यादा होती है, मतलब फार्म के अंदर ज़्यादा वायरस गिरेगा आपका, और आपको साफ़ करने में उतनी ही परेशानी आएगी फार्म साफ़ करने में। और विड्रॉल पीरियड होता है, अगर आपने आज इस वैक्सीन को लगाया है तो 42वें दिन तक आप उस बर्ड को कंज्यूम नहीं मतलब करवाना चाहिए आपको, ये लिखा रहता है इसके लेबल के ऊपर। किल्ड लेंटोजेनिक स्ट्रेन्स एडजुवेंट के साथ मतलब एडजुवेंट के साथ इन्हें यूज़ किया जाता है, जिससे इनकी इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ जाती है, और इन्हें इंजेक्शन के तौर पर दिया जाता है। सबकट इंजेक्शन लगाया जाता है, मतलब खाल के नीचे या फिर इंट्रामस्कुलर। इम्यूनिटी काफ़ी इसकी स्ट्रॉन्ग रहती है, जैसे मैंने बताया, लॉन्ग लास्टिंग होती है ना। एक बार लगाएंगे, बार बार लगाने की इसे ज़रूरत नहीं होती है। और बस यही है कि इसमें विड्रॉल पीरियड का खास ध्यान रखें। फिर वेक्टर्ड वैक्सीन आती हैं। वेक्टर्ड वैक्सीन का बताया, इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें एक वेक्टर वायरस लिया जाता है, जैसे एचवीटी, हर्पीस वायरस ऑफ टर्की, या फाउल पॉक्स वायरस को लिया। इवन एनडी का वायरस भी एक वेक्टर वायरस ही है। और जो एफ या एचएन प्रोटीन का जो जीन है, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, उसे ले जाकर उस वेक्टर में रख दिया जाता है, और उससे वैक्सीन तैयार हो जाती है, जिसे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहते हैं। और इंडिया में ये एक ही मिलती है, बस इनोवैक्स करके आती है,
इसकी अभी मैं बताऊंगा आपको आगे इंटरवेट की। तो इससे लेकिन अंडे के अंदर ही वैक्सीनेशन किया जा सकता है, या फिर अंडे के अंदर अगर नहीं भी कर पा रहे हैं, वो टेक्निक नहीं है आपके पास, तो हैचरी में इसका सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर इसे लगाया जा सकता है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जाके उसके डीएनए का पार्ट ही बन जाती है ये वैक्सीन। तो इसकी एंटीबॉडी जनरेशन कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है, मैटरनल एंटीबॉडीज से भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी होती है इसकी। ठीक है, तो इम्यूनिटी डेवलपमेंट में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं इसमें, तो ये ज़्यादा ब्रीडर के लिए या उसके लिए कारगर है, लेयर के लिए, या जो लंबी बर्ड आप रखने वाले हैं, मान लीजिए सोनाली वगैरह हैं, या फिर एफएफजी का ब्रीडर स्टॉक है, सोनाली का ब्रीडर स्टॉक है, तो उनमें लगाई जा सकती है। एक बात आप याद रखें कि जो वैक्सीन्स होती हैं ये अपने टाइम पे ही लगती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से मुर्गी खरीद के ले आए और आप कहें कि सर मुझे इसमें वैक्सीन लगानी है, कौन सी लगाऊं। जो उनका टाइम होता है प्रॉपर, डे ओल्ड में अगर कोई वैक्सीन लगनी है, F1 लगनी है, F लगनी है, B1 लगनी है, तो वो डे ओल्ड पे ही लगेंगी या पहले हफ्ते में ही लगेंगी। सही है, बीच में से कहीं ये शुरू नहीं किया जा सकता। तो इंटरवेट जो कंपनी है, रिकॉम्बिनेंट सीरोटाइप 3 HVT NDV-F स्ट्रेन्स की वैक्सीन बनाती है, और वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी वैक्सीन को सेलेक्ट कैसे करना चाहिए, कौन सी वैक्सीन हमारे लिए कारगर हो सकती है, ये एक थ्योरेटिकल बात है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा ऑप्शन तो हैं नहीं, मतलब इंडिया में, और जो भी ऑप्शन है वो कारगर हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते हैं या कर रहे हैं। अगर आप उसे सही से रखेंगे, मतलब सही से अगर वैक्सीनेट करेंगे अपने फ्लॉक को, तो वो बहुत अच्छा ये वैक्सीन्स काम करती हैं। तो फ्लॉक क्या कौन सा है, ब्रॉयलर है, लेयर है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि कैसी वैक्सीन हमें करनी है। एनडी का क्या स्टेटस है आपके आसपास के फार्म्स में, हाल फिलहाल में तो कोई बड़ा आउटब्रेक नहीं हुआ है, तो उसे ध्यान में रखिए। और ये जो सीज़न है ये तो वायरल का चल ही रहा है, इसमें तो आप बहुत ध्यान रखें अपने फ्लॉक्स का। मैटरनल एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइज कर देती हैं जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। बायोसिक्योरिटी में कोई चूक ना होने दें, सब कुछ वैक्सीन के ऊपर ही मत डाल दें कि मैंने तो वैक्सीन कर दी है तो अब तो मेरे यहाँ सब ठीक ही चलेगा, है ना। तो बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखें। तो प्रैक्टिकली इंडिया में 3 तरह की वैक्सीन्स होती हैं, एक लाइव वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, और तीसरी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन में जो लेंटोजेनिक है, इसमें एनडी आती है, क्लोन, एनडी क्लोन जिसे कहा जाता है, या क्लोन 30 जो इंटरवेट बनाती है। एफ स्ट्रेन आती है, ये बायोमेड की है, उसकी वेंकीज़ की है। B1 स्ट्रेन आती है, हिचनर की आती है, लासोटा, सभी कंपनीज़ लगभग बनाती हैं। और मीज़ोजेनिक स्ट्रेन R2B है जो हेस्टर या फिर वेंकीज़ बनाती है, वेंट्री बायोलॉजिकल्स। तो ब्रॉयलर में मेरा रिकमेंडेशन, देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये किसी को, कोई अगर इसे इस्तेमाल कर ले, उसे मतलब वो एनडी ना रोक पाए या और किसी वजह से उसे नुकसान हो, तो वो ये ना कहे कि उन्होंने बताया, मतलब मैंने बताया था। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप ही लोगों से बात करके, आपके ही फीडबैक से मैंने इसे कई सालों में, अपने पिछले जो भी मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने इसे बनाया है। थ्योरेटिकली कोई मतलब किताबों में लिखा हुआ है, और वो किताबें हो चुकी हैं बहुत पुरानी कि कौन सा वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जो कई बातों पे डिपेंड करती है कि कितना, मतलब वायरस का कितना लोड है, कभी आउटब्रेक तो नहीं हुआ है, पिछला फ्लॉक में कौन सी डिजीज़ आई थी, चिक्स का क्या स्टेटस है, मैटरनल एंटीबॉडीज़ का क्या स्टेटस है चिक्स के अंदर, आपका फीड कैसा है, वेज फीड है, नॉन वेज फीड है, फार्म कैसा है, मौसम कौन सा है, तो कई चीज़ें वो होती हैं। लेकिन ये जो शेड्यूल मैंने यहाँ पर बताया है, ये काफ़ी हद तक अच्छा काम करता है। ठीक है, इसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अपना कोई शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, कोई आपका लोकल डॉक्टर है या कोई कंसल्टेंट है, वो जो बता रहे हैं उसे भी फॉलो कर सकते हैं, या उसे ही फॉलो करते रहिए अगर आपके यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम खास नहीं है तो पहले वीक में फर्स्ट और या सेकंड डे पर प्रेफरेबली हमें F1 या ND क्लोन से वैक्सीन करनी चाहिए ब्रॉयलर में, और लासोटा का बूस्टर डोज लगाना चाहिए 21वें दिन पे।
सही है। अगर आपको बर्ड को 2.5 किलो का करना है या 2.5 किलो के पार पहुंचाना है और आपने आउटब्रेक्स देखे हैं पिछले फ्लॉक में या तो अपने फार्म में या आसपास के फार्म्स में, तो आपको 4th डे पर एनडी किल्ड की वैक्सीन लगानी चाहिए। लेकिन इस वैक्सीन की इम्यूनिटी बनने में लगभग 14 दिन लगते हैं और ये काफ़ी स्ट्रेसफुल वैक्सीन होती है ना? तो इसे देखभाल के ही इस्तेमाल करें। और उसके बाद मतलब 4 दिन के बाद तो चौथे दिन तो आप इसे लगाएंगे या तीसरे दिन लगाएंगे या जैसे भी आपको इसमें वो हो या आपके जैसे कंसल्टेंट बताएं, तो चौथे दिन पे मैं मतलब इसे लगवाता हूँ। तो 46वें दिन तक आप उसे बेचें ना अपने बर्ड को। और जब ये लगा रहे हो आप, चाहे वो लाइव वैक्सीन मतलब F1ND लगा रहे हो या फिर ये, तो नेक्साम्यून का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप हमारा शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं मेडिसिन वाला, तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल के अंदर इजी ब्रूड वगैरह में भी इम्यून बूस्टर डाले गए हैं ताकि उसमें वैक्सीन का स्ट्रेस ना आए। तो इस बात को मैं सिंपल करके बता दूं कि ब्रॉयलर के अंदर 2 वैक्सीन्स काफ़ी हैं। अगर आउटब्रेक बहुत बड़ा हुआ है आसपास, तो चौथे दिन पर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन लगाई जा सकती है, लेकिन फिर बर्ड को आपको 2.25 किलो पर लेकर जाना चाहिए। फिर आती है बात लेयर की, ब्रीडर की और देसी की। जो लाइव एटीन्यूएटेड लेंटोजेनिक स्ट्रेन्स होती हैं, हिचनर B1 है, लासोटा है, इन्हें आई ड्रॉप या नेज़ल ड्रॉप, स्प्रे, एरोसोल या बिग डिपिंग से दिया जाता है पहले दिन पर, है ना? और इनएक्टिवेटेड ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन लगाई जाती है उसी दिन, ठीक है, लाइव वैक्सीन के साथ। फिर 14वें दिन पर दोबारा ये लाइव वैक्सीन दी जाती है, पानी के अंदर दे सकते हैं। 21वें दिन पर दोबारा दें। मतलब 14वें दिन पर तो ऑप्शनल है, अगर ज़्यादा प्रकोप है बीमारी का आसपास या देखा है आपने या आसपास के फार्मों में देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ 21वें दिन पर लासोटा का बूस्टर दें, लगभग 1.5 गुना डोज लगा दें या 1.25 गुना तो लगाएं कम से कम। फिर 10वें से 11वें हफ्ते पे R2B करें, ठीक है। फिर हर 28वें दिन पर लासोटा को रिपीट करते रहें, आपके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। FFG सोनाली में पहले वीक में पहले दूसरे दिन F1 या ND क्लोन करें, फिर लासोटा का बूस्टर लगा दें 21वें दिन पर, ठीक है। फिर लासोटा को हर 28वें दिन पर रिपीट करते रहें। 21वें दिन पर भी कर सकते हैं अगर बीमारी का प्रकोप ज़्यादा है तो। वेंकीस ये सजेस्ट करती है अपनी लासोटा की उसमें, अगर ND का कंफर्म आउटब्रेक है तो लासोटा की वैक्सीन की जा सकती है। मोर्टलिटी को रोकने में लासोटा काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन ऐसा ना हो, क्या कहते हैं, मिक्स्ड इन्फेक्शन हो, कोमॉर्बिडिटी हो रही हो, इकोलाई भी है, तो उसमें क्या मतलब किया जाएगा, इसके लिए डॉक्टर से सलाह ले लें। लेकिन ND का अगर कंफर्म आउटब्रेक है और कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो लासोटा की वैक्सीनेशन इसमें की कर देते हैं और उससे काफ़ी मोर्टलिटी रुक जाती है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और अगले किसी वीडियो में फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पोल्ट्री पक्षियों में खांसने, छींकने और सांस लेते समय सुनाई देने वाली रेस्पिरेटरी साउंड से लगभग हर पोल्ट्री फार्मर परेशान रहता है। यह प्रॉब्लम आपके पोल्ट्री फार्म की शांति और उत्पादकता को प्रभावित करती है और फार्मर इसी चिंता में दिन काटता रहता है कि ना जाने कब यह साउंड घातक ई कोलाई या CRD रूप धारण कर ले। इस साउंड की वजह होती है बर्ड के ट्रेकिया में उत्पन्न होने वाला अत्यधिक म्यूकस। स्वस्थ पक्षियों में यह म्यूकस हल्का चिपचिपा पानी जैसा होता है जो बैक्टीरिया, वायरस और धूल आदि को ट्रेकिया पर चिपकने नहीं देता, जिससे इन्फेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन जब फार्म में किसी कारण से वेंटिलेशन बाधित होता है और अमोनिया बनने लगती है या फिर हवा में वायरल लोड बढ़ता है तो वायरस ट्रेकिया पर चिपकने लगते हैं। इससे ट्रेकिया की सेल अधिक मात्रा में म्यूकस बनाने लगती है और वह धीरे धीरे गाढ़ा भी होने लगता है। इसके अलावा इन्फ्लामेटोरी रिएक्शंस के कारण ट्रेकिया सिकुड़ने लगता है। इन दोनों बातों से फेफड़ों में हवा जाने का रास्ता बाधित होता है, जिसकी वजह से खरखराहट होती है और पक्षी गर्दन झटककर आगे की तरफ बढ़ाता है और सांस लेने की कोशिश करता है और हवा म्यूकस के ऊपर से गुजरते हुए आवाज उत्पन्न करती है। कई सारी संक्रामक बीमारियां जैसे LPAI, ND, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस और माइकोप्लाज्मोसिस खरखराहट की समस्या पैदा करती है। ये कंडीशन आपकी पोल्ट्री के स्वास्थ्य और आपके मुनाफे के लिए गंभीर खतरा बनी रहती है। ये बीमारियां उच्च मृत्यु दर, अंडे के उत्पादन में कमी, अधिक FCR और दवा की लागत में बढ़ोतरी का कारण बनती है। CRD के लक्षण शुरुआत में हल्के होते हैं, जैसे कि सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, जिसमें कुछ बर्ड्स फार्म के बीच में मुंह खोलकर सांस लेते दिखाई देते हैं। ध्यान से सुनने पर खिचखिचाहट और खरखराहट सुनाई देती है। फिर इसके साथ साथ चेहरे पर सूजन भी दिखाई देने लगती है, जिसे कोराइजा कहते हैं।
इन लक्षणों का अंत अक्सर मोर्टेलिटी के साथ होता है। कई वायरस और बैक्टीरिया साथ में भी संक्रमण करते हैं, जो रेस्पिरेटरी डिजीज कॉम्प्लेक्स के रूप में दिखाई देता है। इस बीमारी में किसान आर्थिक रूप से अभूत नुकसान उठाता है, इसलिए सटीक निदान और उपचार बेहद जरूरी हो जाता है। अपने पोल्ट्री फ्लॉक को सीआरडी से बर्बाद होते ना देखें। आज ही रेस्पोज का इस्तेमाल करें। रेस्पोज एक नया और क्रांतिकारी समाधान है जो पोल्ट्री में सीआरडी द्वारा उत्पन्न आवाज संबंधित समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए बनाया गया है। रेस्पोज रेस्पिरेटरी साउंड की समस्या को रोकने और उसका इलाज करने में काफी प्रभावी है, क्योंकि रेस्पोज ट्रेकिया के गाढ़े म्यूकस को पतला करता है और संकुचित ट्रेकिया को खोलने में मदद करता है, जिससे ट्रेकिया में हवा का प्रवाह सुचारू होता है और साउंड की प्रॉब्लम कम हो जाती है। रेस्पोज का एडवांस फार्मूला पानी में आसानी से घुलने वाले लिक्विड के रूप में बनाया गया है, जिसे पीने के पानी में मिलाकर दिया जाता है। रेस्पोज सीआरडी से संबंधित लक्षणों में कमी करता है, रेस्पिरेटरी साउंड को कम करता है, मोर्टेलिटी की दर को कम करने में मदद करता है, एंटीबायोटिक्स के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है और इससे एफसीआर में सुधार देखने को मिलता है। सीआरडी को अपने पोल्ट्री व्यवसाय में रुकावट न डालने दें। अपने निवेश की सुरक्षा करें और रेस्पोज के जरिए अपने पोल्ट्री फ्लॉक के स्वास्थ्य को बनाए रखें। रेस्पोज हर पोल्ट्री फार्म के लिए एक जरूरी सप्लीमेंट है। आज ही मंगाएं।